Hello students, welcome to my YouTube channel Babita Singh Chemistry Classes. This lecture is for 9th class for the subject of chemistry and for first chapter. Okay. In last lecture we have studied the effect of temperature on the states of the matter, and in that lecture we have studied melting point, what is melting point and what is boiling point. ठीक है, हमने ये पढ़ लिया था कि जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं उनको तुम लिक्विड में चेंज कर सकते हो बाय मेल्टिंग, और उसके लिए जितना भी टेम्परेचर यूज़ हुआ था उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं. लिक्विड से तुम गैसीय स्टेट पे कैसे जा सकते हो, उसको बॉईल करके, लिक्विड को बॉईल करके, और वहाँ पर जो टेम्परेचर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं. ठीक है, अब पढ़ना है हमें कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर. ठीक है, कि प्रेशर का क्या इफेक्ट रहेगा किसके ऊपर, किसी भी मैटर की स्टेट के ऊपर. अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या होगा. देखो, तीन चीज़ें हैं आपके पास. सॉलिड है, सॉलिड सब्सटेंस होते हैं. ठीक है, तीन स्टेट होती है मैटर की, तो सॉलिड हो गया. और यहाँ पर क्या आता है, ये लिक्विड होते हैं. ठीक है, ये लिक्विड की स्टेट मैंने इस तरीके से दिखा दी. और गैस स्टेट के तो पार्टिकल्स और भी बहुत ज़्यादा दूर प्रेजेंट होते हैं. ये गैस है, ये क्या है, लिक्विड है. ठीक है, और ये क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स. ओके, ये कौन से हैं, सॉलिड पार्टिकल हैं. तो हमें प्रेशर देखना है किसका, हम जो प्रेशर अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल प्रेशर जो लगाएंगे, किसके ऊपर इफेक्ट देखना है हमें, मैटर की स्टेट के ऊपर. ठीक है, तो तीन स्टेट हमने बना ली. यहाँ पे हमने मॉलिक्यूल्स को दिखा दिया इस तरीके से कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो उनके बीच में मिनिमम स्पेस होता है, मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिल्कुल स्पेस ही नहीं है इनके बीच में जाने के लिए. ठीक है, और ये क्या है, लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े से दूर दूर होते हैं और गैसेस के पार्टिकल्स थोड़े से दूर दूर होते हैं. तो सबसे ज़्यादा प्रेशर का इफेक्ट किसके ऊपर रहेगा, गैसेस स्टेट के ऊपर रहेगा बेटा. ठीक है, क्योंकि प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो पास पास आने लग जाएंगे. ठीक है, ये पार्टिकल्स बिल्कुल क्या हो जाएंगे, कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल पास पास आ जाएंगे, और वो किस में चेंज हो जाते हैं, लिक्विड स्टेट के अंदर चेंज हो जाते हैं. ठीक है, तो मतलब कि क्या हुआ कि गैस से जब हम लिक्विड पे आ रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज द प्रेशर. हमें प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा. प्रेशर लगाएंगे हम गैस स्टेट के ऊपर तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड के अंदर. और लिक्विड पार्टिकल्स के ऊपर फिर से प्रेशर लगाएंगे हम, यहाँ पर भी प्रेशर तुम इंक्रीज कर दोगे. ठीक है, तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, वो जो लिक्विड स्टेट है वो किसके अंदर आ जाएगी, सॉलिड स्टेट के अंदर आ जाती है. तो ये जनरल था कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर के मतलब कि क्या होगा किसी भी स्टेट के ऊपर. तो सॉलिड स्टेट के ऊपर प्रेशर का कोई भी फैक्टर नहीं जाता है, क्योंकि इनके बीच के पार्टिकल्स में जो होता है, इनके जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में स्पेस मिनिमम होता है, कहीं जगह ही नहीं है जाने के लिए, तो ये पार्टिकल अपने आप को रखेंगे कहाँ पे. ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिक्विड स्टेट के अंदर क्या होगा, अगर तुम लिक्विड स्टेट के पार्टिकल्स के ऊपर लगाओगे प्रेशर तो इनके बीच में थोड़ा बहुत स्पेस तो है, तो ये क्या करेंगे, अपने आप को वहाँ पर जाकर ये फिक्स कर लेते हैं. ठीक है, और गैस स्टेट के तो बहुत दूर दूर होते हैं, इसीलिए इनका ये जो होते हैं वो क्या करते हैं, पार्टिकल्स, अगर इनके ऊपर प्रेशर लगाया जाएगा तो ये पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास आ जाएंगे और वो किस में चेंज हो जाते हैं, लिक्विड स्टेट के अंदर चेंज हो जाते हैं. ठीक है, तो इसमें अगर एग्जांपल पढ़ो तो जो ये होती है ना अपने सिलेंडर्स में जो एलपीजी गैस होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, उसमें उस गैस को क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा लिक्विफाई किया जाता है. ठीक है, प्रेशर लगाया जाता है उसके ऊपर और उसको क्या किया जाता है, लिक्विफाई किया जाता है. तो लिक्विड की फॉर्म में वो बाहर आती है, लेकिन जैसे ही नोब को ओपन किया जाता है वैसे उसके वेपर्स बाहर आते हैं और वो मतलब कि एलपीजी जो है वो बर्न करने लग जाती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. ठीक है, क्योंकि एलपीजी क्या है, वो किसका कॉन्स्टिट्यूएंट होती है, एलपीजी जो है इसके अंदर मेन चीज़ कौन सी होती है, ब्यूटेन. कौन सी होती है, ब्यूटेन होती है. ठीक है, ब्यूटेन ये हम पढ़ेंगे 10th क्लास के अंदर कि ब्यूटेन क्या होता है. सिंपल ये वो जो होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं. ठीक है, तो इनके द्वारा जब होगा जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है उसको लिक्विड फॉर्म के अंदर करके और उसको फिर सिलेंडर के अंदर रखा जाता है और फिर वो ले जाया जाता है. हॉस्पिटल्स के अंदर भी जो ऑक्सीजन गैस यूज़ की जाती है उसको भी पहले क्या किया जाता है, लिक्विफाई किया जाता है. ठीक है, तो वो बिल्कुल पास आ जाते हैं पार्टिकल्स, गैस के पार्टिकल, मतलब वो लिक्विड के अंदर चेंज हो जाते हैं, फिर सिलेंडर के अंदर भरकर फिर उसका यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो ये सिंपल यही था कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर की भी क्या इफेक्ट रहेगा. तो क्या पढ़ा आपने, सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसके ऊपर रहता है, गैस स्टेट के ऊपर, और फिर उससे कम किस पे होगा, लिक्विड पे, और सबसे कम किसके ऊपर होता है, सॉलिड पे. मतलब सॉलिड पे तो ना के बराबर, हम किसी भी सॉलिड चीज़ को जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते बाय अप्लाइंग द प्रेशर. इज दैट क्लियर. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब हम कि लेटेंट हीट क्या होती है. ठीक है, लेटेंट हीट क्या होती है, लेटेंट हीट क्या होती है, ये किसी भी सब्सटेंस के अंदर छुपी हुई हीट होती है. लेटेंट का मतलब क्या होता है, छुपा हुआ होना. ठीक है, हर एक सब्सटेंस की अपनी हीट होती है. मतलब ये कौन सी हीट है, ये वो टेम्परेचर है, वो हीट एनर्जी है जो किसी भी सब्सटेंस को उसकी स्टेट चेंज करने के लिए क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं आप, द हीट एनर्जी
रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए जो रिक्वायर्ड होती है वो एनर्जी, वो क्या कहलाती है? हीट एनर्जी कहलाती है। इट इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो टाइप की होती है। ठीक है, फर्स्ट होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन मतलब कि कल भी हमने पढ़ा था फ्यूजन क्या होता है? मेल्टिंग। ठीक है, मतलब कि मेल्टिंग, मेल्टिंग के लिए तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मेल्टिंग हो रहा है मतलब कि किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को तुम्हें क्या करना है? मेल्ट करके लिक्विड फॉर्म के अंदर लेकर आना है। तो कहता है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा? द अमाउंट ऑफ हीट, मतलब ये वो हीट होगी जूल के अंदर जो 1 किलोग्राम सॉलिड को किस में कन्वर्ट कर सकती है? लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर सकती है। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे आप, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इन जूल। जूल बेटा यूनिट होती है किसकी? हीट की। ठीक है, या फिर एनर्जी की। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। तो उस हीट एनर्जी का कितना अमाउंट जूल के अंदर आप उसको काउंट करोगे। रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इन जूल्स टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड। ठीक है, किसी भी सॉलिड का 1 किलोग्राम मास। ठीक है, चेंज इनटू लिक्विड। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि फिर से डेफिनेशन सुनेंगे आप, ये द अमाउंट ऑफ हीट का कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है, किसके अंदर उसको किसमें रिक्वायर करना है? जूल के अंदर। ठीक है, कि 1 किलोग्राम सॉलिड को वो चेंज कर सके किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। मतलब 1 किलोग्राम सॉलिड दे दिया गया आपको और उसको लिक्विड के अंदर चेंज करना है। ठीक है, तो उसके लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी जूल में? वो क्या कहलाएगी तुम्हारे पास? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बता दूँ आपको, एग्जाम्पल के लिए आप क्या पढ़ोगे कि जो आइस होती है, ठीक है, आइस 1 किलोग्राम ऑफ आइस, 1 किलोग्राम आइस जो है, ठीक है, उसको मेल्ट होने में, किसमें? लिक्विड के अंदर चेंज होने में उसको कितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है? 3.34 × 10⁵ जूल पर kg। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई है। मतलब कि जूल एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो एनर्जी कितनी लगेगी? 3.34 × 10⁵ जूल। ओके, तो ये क्या था? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब कि 1 किलोग्राम सॉलिड को चेंज होने के लिए, किसमें? लिक्विड के अंदर चेंज होने के लिए जो भी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और मैंने एग्जांपल दे दिया आपको किसका? कि आइस का। अगर आइस का हम 1 किलोग्राम लेते हैं और उसको लिक्विड के अंदर चेंज करेंगे तो उसमें कितनी एनर्जी लगेगी? 3.34 × 10⁵ जूल। ओके, अब आता है सेकंड है जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, इसके नाम से ही समझ गए होंगे आप, वेपराइजेशन मतलब कि 1 किलोग्राम लिक्विड को चेंज होने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो क्या आएगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन, अब इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी कि 1 किलोग्राम लिक्विड को चेंज होने के लिए किसके अंदर? गैसेस के अंदर चेंज होने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख देती हूँ, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, डेफिनेशन भी हो जाएगी आपके साथ साथ, नोट्स बन रहे हैं। हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स। ठीक है, वेपर्स के अंदर चेंज करने के लिए 1 किलोग्राम आपके पास कोई भी लिक्विड है उसको वेपर्स में चेंज करने के लिए जो भी एनर्जी लगेगी इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसमें एग्जांपल हो जाएगा, अगर मैं क्या लूँ, 1 kg वाटर ले लिया मैंने। ठीक है, और तो इसको वेपर्स के अंदर चेंज होने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत होती है? ऑलमोस्ट 22.4 × 10⁵ जूल। ठीक है, ये डिजिट में थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, आप देख लेना बुक से एग्जैक्ट, बाकी इतनी ज़्यादा एनर्जी की जरूरत तो होती ही होती है। ठीक है, आपको मेन डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती क्या है कि 1 किलोग्राम लिक्विड को वेपर्स के अंदर चेंज होने के लिए जो भी हीट चाहिए, जितनी भी हीट चाहिए, ठीक है, उसमें टेम्परेचर रेज नहीं होता बेटा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि जब लेटेंट हीट की बात होती है तो उस टाइम पे टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। उस पर जो हीट एनर्जी होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल की खुद की एनर्जी है, ठीक है, वो अपनी एनर्जी बाहर निकाल रहा है जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है। एक्चुअल में लेटेंट हीट का मतलब क्या है, क्यों है? किसी भी कोई भी सब्सटेंस है जिससे आइस ही है सॉलिड फॉर्म के अंदर, वो जब रूम टेम्परेचर पे आती है तो वो अपने आप मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है लिक्विड स्टेट के अंदर, क्योंकि उसकी खुद के अंदर क्या होती है? हीट एनर्जी होती है, तो वो बाहर की तरफ निकलती है। ठीक है, और उसका मेन मकसद क्या है कि उनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करना? कम करना, क्योंकि आप जानते हो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर। और कल भी मैंने कंसेप्ट करवाया था कि टेम्परेचर की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और
काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वो स्टेट को चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं, ओके। तो इसलिए होता है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ये आपने कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारे पास सब्लिमेशन का, ओके। सब्लिमेशन मैंने शायद पहले ही बताया था आपको। सब्लिमेशन क्या होता है कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाना, या फिर गैस से डायरेक्ट किसके अंदर चेंज हो जाना, सॉलिड के अंदर चेंज हो जाना, ठीक है। द प्रोसेस इन विच सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली चेंज इनटू गैसियस स्टेट विदाउट लिविंग एनी लिक्विड स्टेट, ठीक है। तो मतलब पहले तो हम तो क्या स्टडी करते हैं कि सॉलिड के अंदर क्या आता है, सॉलिड से पहले क्या चेंज होता है, लिक्विड, और लिक्विड से फिर क्या चेंज किसके अंदर चेंज हो जाता है, वो गैसियस स्टेट के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब सॉलिड से डायरेक्ट गैस में हम जाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सब्लिमेशन। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चले जाओ या गैस से डायरेक्ट किसमें आ जाओ, सॉलिड के अंदर आ जाओ, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। क्या कहलाएगा, सब्लिमेशन, ठीक है। मैंने बताया भी था आपको, तो वो स्टेट्स पढ़ाई थी ना, तो उसमें कंडेंसेशन और रिवर्स सारी चीज़ें आई थी, तब बताया था कि सॉलिड से गैस स्टेट के अंदर जब जाएंगे तो प्रोसेस क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। मतलब कोई भी सॉलिड चीज़ जो है वो विदाउट लिविंग लिक्विड, ठीक है, मतलब कि लिक्विड स्टेट को आए बिना वो किसके अंदर चेंज हो जाती है, गैस स्टेट के अंदर चेंज हो जाती है। तो गैस स्टेट में मतलब कि वो गैसेस में हो जाएगी, हमें पता भी नहीं चलेगा कि वो कहाँ गई। तो इसमें एग्जांपल क्या आ जाएगा हमारे पास, कैंसर, ठीक है। कैंसर है, नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं, नेफ्थलीन बॉल्स, ओके। नेफ्थलीन बॉल्स जो मोथ रिपेलेंट्स होती हैं, ठीक है, उनको डाला जाता है जहाँ पे हम स्टोरिंग करके रखते हैं, चाहे वो कपड़े हैं या फिर जो रजाई वगैरह हम स्टोरेज करके रखते हैं, तो उनके अंदर डाल दिया जाता है, क्योंकि वो मोथ रिपेलेंट होती हैं, ताकि कोई इंसेक्ट मोथ्स वगैरह है वो उसमें ना आए, ठीक है। तो सब्लिमेशन समझ में आया आपको, सॉलिड से गैसेस के अंदर चेंज होना या गैसेस से डायरेक्ट सॉलिड के अंदर चेंज होना। मैं इसमें एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे ड्राई आइस होती है, एक और एग्जाम्पल है ड्राई आइस, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CO2, ओके, CO2। ड्राई आइस क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CO2 होता है, ठीक है। तो इसका यूज़ किया जाता है, और CO2 का हम यूज़ भी करते हैं कूलिंग के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कूल होती है, ओके। तो ये क्या था, सब्लिमेशन। अब आता है इवेपोरेशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन का मीनिंग क्या होता है, पानी का भाप बनकर उड़ जाना, क्या कहलाता है, इवेपोरेशन कहलाता है। किसी भी सरफेस से जब वाटर है वो सरफेस को छोड़ देता है और वो बाहर निकल जाता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, इवेपोरेशन कहलाता है। तो इसमें क्या लिख सकते हो, द ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम एनी सरफेस, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, तुम्हारे पास इवेपोरेशन कहलाता है। अब कोई भी सरफेस है, उस सरफेस को छोड़कर कोई भी लिक्विड पार्टिकल अगर वो जा रहा है, वाटर है या फिर कोई भी लिक्विड हो सकता है, ठीक है, किसी भी सरफेस को छोड़कर अगर वाटर जाएगा तो उससे क्या आ जाती है, कूलिंग आ जाती है। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे कि इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग भी होती है, ओके। तो अब इवेपोरेशन कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, ठीक है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आता है टेम्परेचर, ठीक है, ये तो आपको सिंपली पता ही है, हम सबको पता है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, पानी इवेपोरेट होता चला जाएगा, मतलब वो किस में चेंज हो जाएगा, वेपर्स के अंदर चेंज हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वाटर मॉलिक्यूल में क्या आ जाएगी, गति आ जाएगी, मूवमेंट आ जाएगी, और वो अपना सरफेस छोड़कर बाहर की तरफ जाने लग जाएंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर में आप क्या लिखोगे, विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इवेपोरेशन इंक्रीजेस, ठीक है, विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इवेपोरेशन इंक्रीजेस। सेकंड पॉइंट क्या है, सरफेस एरिया, क्या है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब क्या है कि जहाँ पे वो लिक्विड है रखा हुआ है, एक आप ले लो टेस्ट ट्यूब और एक ले लो चाइना डिश, तो चाइना डिश से इवेपोरेशन कैसा होता है, ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उसको ज़्यादा सरफेस एरिया मिल जाता है ना, ठीक है। तो इसलिए सरफेस एरिया क्या होता है, विद इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, इसमें भी कोई चीज़ आएगी, इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया इवेपोरेशन इंक्रीजेस, ठीक है। सिंपल सी बात है, जैसे हम घरों में कपड़े वॉश करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम थोड़ा सा उसको फैला के तब सुखाते हैं ना, ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए और वो जल्दी से सूख जाए, ठीक है। या उसको एज इट इज़ डालेंगे तो उसको सूखने में ज़्यादा टाइम लगेगा एज़ कम्पेयर टू जब हम कपड़ों को फैला के सुखाते हैं, ठीक है। थर्ड क्या आ जाएगा, विंड स्पीड,
विंड स्पीड, फिर से वही चीज़ है, विंड हवा जितनी तेज चलेगी उतनी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उतनी जल्दी वो सरफेस को छोड़कर चले जाएंगे और वो क्या हो जाएगा, मतलब कि जो इवेपोरेशन है वो बढ़ जाता है, ठीक है। इंक्रीजिंग द विंड स्पीड द इवेपोरेशन इंक्रीजेस, ठीक है। अगर विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा। एक फोर्थ पॉइंट और आ जाता है इसमें, ह्यूमिडिटी, ठीक है। क्या आ जाता है, ह्यूमिडिटी आ जाती है। ह्यूमिडिटी क्या होती है, नमी, इसको हिंदी में नमी बोल सकते हैं कि भाई जो एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, उसके अंदर ह्यूमिडिटी कितनी है, ठीक है। अब उसमें ह्यूमिडिटी मतलब वाटर मॉलिक्यूल कितने प्रेजेंट है उसके अंदर। अब ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे तो इवेपोरेशन में क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी ना, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी कैसी होनी चाहिए, लेस ह्यूमिडिटी causes less humidity causes evaporation fast, ठीक है। इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। और ह्यूमिडिटी कम होगी ना एटमॉस्फेयर के अंदर तो उससे इवेपोरेशन कैसा होगा, ज़्यादा होगा। अगर ज़्यादा वेपर्स पहले ही प्रेजेंट है तो इवेपोरेशन कैसा हो जाएगा, वहाँ पर कम हो जाता है, ठीक है। तो ये फैक्टर्स थे जो इवेपोरेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि इवेपोरेशन की वजह से ना कूलिंग आती है। इवेपोरेशन की वजह से क्या होती है, कूलिंग होती है। इवेपोरेशन कॉजिंग कूलिंग, इवेपोरेशन कॉजिंग कूलिंग, ठीक है। इवेपोरेशन के दौरान क्या होता है, कूलिंग होता है। मतलब कि इवेपोरेशन जब हो जाएगा ना उसके बाद क्या हो जाएगी, ठंडक महसूस होती है। जैसे आपने देखा होगा कि स्वेटिंग होती है जब हमें, ठीक है, पसीना आता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि जब हम पंखे के नीचे बैठ जाते हैं तो पसीना सूख जाता है, उसके बाद ठंडक फील होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो मोर एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं ना वो अपने सरफेस को छोड़कर जा चुके होते हैं, तो पीछे क्या रह जाएंगी, ठंडे पार्टिकल्स ही रह जाएंगी, जिसकी वजह से क्या लगती है, क्या होती है, कूलिंग फील होती है। जैसे सीधा सा एग्जाम्पल आप कर सकते हो इसका कि एसीटोन होगा सभी के घरों में या फिर पेट्रोल सिंपल देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो जो एसीटोन होता है ना उसको अगर हम हथेली के ऊपर डालेंगे और जैसे ही वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है, मतलब उसका वेपराइजेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, तो वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा। फिर क्या लगेगा, हथेली के ऊपर ठंडक सी फील होती है, महसूस होती है, ठीक है। तो वो इसी की वजह से, क्योंकि इवेपोरेशन हो गया उसका, वो तो उड़ चुका है, लेकिन उसकी वजह से क्या आती है, फिर कूलिंग आ जाती है, ओके। तो या फिर सिंपल आप देखो कि क्या है, एक आप फ्राई पैन ले सकते हो, फ्राई पैन ले लो या सिंपल पैन ले लो, तवा बोलते हैं जिसको फ्राई पैन बोलते हैं। फ्राई पैन ले लिया आपने, फ्राई पैन लोगे उसको आप गैस के ऊपर रखो, उसको थोड़ी देर के लिए हीट करो, 2-3 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए। फिर उसके अंदर आप क्या डालोगे, पानी डाल दो आप उसके अंदर, ठंडा पानी डाल दो। तो क्या होगा कि जो पानी है उसके पार्टिकल्स जो है वेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे और कुछ टाइम के बाद वो जो पैन आपने गर्म किया था वो कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो पानी के जो पार्टिकल्स थे उन्होंने क्या कर दिया, वो अपने साथ क्या लेके जा चुके हैं, मोर एनर्जेटिक पार्टिकल्स लेकर जा चुके हो। तो पीछे क्या बच जाएंगे, जिनकी एनर्जी कम है, और एनर्जी कम मतलब टेम्परेचर कम तो बेचारे आराम से ही बैठे हुए हैं तो ठंडक फील होती है, ठीक है। तो वो इवेपोरेशन से क्या आती है, कूलिंग आती है। बेटा इस टॉपिक के साथ जो 9th का फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का वो फिनिश होता है। कल हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 ऑफ 9th क्लास। तो कंटिन्यू रहने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए डे टू डे नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।